पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर सीरीज़ की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2023 के दरमियान यानी इस हफ्ते में जो कि आज क्लोज़ हो रहा है, इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, उनके हवाले से डिटेल में बात की जाएगी। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये है कि वो लोग जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या फंडामेंटल्स की बेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो जो भी कंपनीज़ जिनमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं, उनके हवाले से जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, उसके ऊपर माहक़ नज़र रखें। क्योंकि अगर आप बाखबर इन्वेस्टर होंगे, तो तभी आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं और तभी आप एक कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हैं। जो पहली खबर है इसमें वो बैंक अल-फलाह के हवाले से है। जिस तरह हमने देखा और पिछली कुछ वीडियोज़ जो इस सिलसिले की हैं उसमें हमने डिटेल में डिस्कस भी किया कि मुख्तलिफ जो बैंक्स हैं वो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं अपनी एक्सचेंज कंपनीज़ बनाने के हवाले से। तो इस दौर में बैंक अल-फलाह भी पीछे नहीं रहा और उसने भी अनाउंस किया कि 2 अरब रुपए का ऑथराइज़्ड कैपिटल है, उसके साथ वो अपनी एक्सचेंज कंपनी बनाएगा और ये जो एक्सचेंज कंपनी होगी वो इस बैंक की एक सब्सिडरी के तौर पर काम करेगी। यहाँ पर आपके सामने जो इनकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन के ज़ुमरे में अनाउंसमेंट है उसकी बकिया डिटेल्स भी मौजूद हैं। अबू धाबी में ये एक मीटिंग हुई थी इनकी 3 अक्टूबर 2023 को, जिसमें इन्होंने ये अप्रूवल किया है कि एक एक्सचेंज कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग बनाई जाएगी और इसका जो ऑथराइज्ड कैपिटल होगा वो 2 अरब रुपए होगा। इसके साथ-साथ इन्होंने बकिया डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन की हैं, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल ये ख़बर बैंक अल-फलाह के हवाले से एक मुस्बत ख़बर है, क्योंकि इससे पहले यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, मीज़ान बैंक लिमिटेड और बैंक अल हबीब ने भी इस तरह की अनाउंसमेंट की थी कि वो, और फैसल बैंक लिमिटेड ने भी, कि वो अपनी-अपनी एक्सचेंज कंपनीज़ बनाएँगी। तब जबकि गवर्नमेंट की तरफ से डॉलर की होर्डिंग के हवाले से और डॉलर को जिस तरह मिसयूज़ किया जाता, मैनिपुलेट किया जा रहा था, उस हवाले से बड़ी सख्त किस्म की एक कैंपेन शुरू कर रखी है। उसमें जो टिपिकल एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, उनके बजाय बैंक्स अपनी एक्सचेंज कंपनीज़ बनाना शुरू हो गए हैं। तो वी कैन होप कि जो एक्सचेंज कंपनीज़ का जो इनका बिज़नेस है, ये इन बैंक्स के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे भी पॉजिटिव असर डालेगा। और साथ-साथ जो अ, अभी तक हमने देखा था कि बीच में ग्रे मार्केट और ब्लैक मार्केट वगैरह सारा एक प्रोसेस चल रहा था, तो उसमें भी खातिर-खा कमी आएगी, क्योंकि बेहतर तौर पे रेगुलेट होगा, बेहतर तौर पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंडर होगा ये जो एक्सचेंज कंपनीज़ होंगी। अब जो दूसरी खबर है ये नेगेटिव खबर है, क्योंकि सारी खबरें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत नहीं होती हैं और इस बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर सीरीज़ का मकसद भी ये है कि जहाँ पर आपको अच्छी चीज़ें, जो अच्छे न्यूज़ होते हैं वो बताए जाएँ, वहाँ पर जो तस्वीर का दूसरा रुख होता है उसको भी सामने लाया जाए, ताकि आप रियलिस्टिक अप्रोच के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। तो ये खबर टेक्सटाइल सेक्टर की एक कंपनी है, शहज़ाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, उसके हवाले से है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि जो नामसाइद कारोबारी हालात हैं इस वक्त मार्केट में और डिमांड में जो कमी है, उसकी वजह से कंपनी के 2 यूनिट्स 29 सितंबर 2023 से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेंगे। तो कंपनी के 4 यूनिट्स में से 2 यूनिट्स बंद कर रहे हैं और बकिया जो 2 यूनिट्स हैं उनको बदस्तूर इन्होंने फ़ाल रखने का ऐलान किया है। तो बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से आगे एक और ख़बर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर पहले मैं बात करता चलूँ कि ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार है। तो उसका असर हमें 2 तरह से नज़र आ रहा है। एक तो इस तरह के अनाउंसमेंट्स जहाँ पर कुछ कंपनीज़ अपने प्लांट्स को बंद कर रही हैं, और दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को आ रहा है कि जिस मुख्तलिफ टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनीज़ के जब रिज़ल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, तो वो कंपनी जो कि माज़ी में बहुत अच्छी प्रॉफ़िटेबल कंपनी थी, वो भी अब लॉस में जा रही हैं। एक कंपनी निशात चूनिया लिमिटेड है, जो कि बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड की वजह से मशहूर थी और बहुत ही प्रॉफ़िटेबल कंपनी थी। अभी उसका रिज़ल्ट भी हमने देखा कि वो भी लॉस में है। तो उससे पता चलता है कि जहाँ इतनी मज़बूत पुरानी कंपनियाँ भी लॉस में जा रही हैं, तो वहाँ टेक्सटाइल सेक्टर में जो छोटी-मोटी कंपनियाँ हैं, वो उनकी क्या सिचुएशन होगी, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जो अगली खबर है ये फूड सेक्टर की एक कंपनी है, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, जो कि गोश्त सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट करती है पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे अगर हम यूएई को देखें तो उसकी मार्केट में। तो उस हवाले से मैंने कुछ दिन पहले इसी सेगमेंट में एक ख़बर शेयर की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी इन जनरल, जो सोशल मीडिया पे भी, कि यूएई ने जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। और सी पाथ है जो,
उसके ज़रिए जो कंपनीज पाकिस्तान से गोश्त भेज रही थी फ्रेश और फ्रोज़न, उसके ऊपर बैन लगा दी थी। और एयर मीडियम के थ्रू यानी हवाई रास्ते से जो गोश्त भेजा जा रहा था उस पे कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन टॉम सीएल ने आज ये ऐलान किया है, आज से मुराद जिस दिन की अनाउंसमेंट है, क्योंकि पूरे हफ्ते की अनाउंसमेंट्स हैं, तो उसने ये अनाउंस किया है कि यूएई के जो भी इस हवाले से कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने इस कंपनी को मंजमद और जो वैक्यूम बेस्ड गोश्त है उसकी बरामद की मंजूरी दे दी है। तो इट मीन्स के फ्रोज़न एज़ वेल एज़ जो फ्रेश वैक्यूम पैक्ड गोश्त होता है, ये दोनों किस्म के गोश्त ये कंपनी अपने एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में है और ये बदस्तूर यूएई में ये गोश्त भेजती रहेगी। तो इसका डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इस कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है उसके ऊपर भी, और शेयर होल्डर्स के लिए भी ये पॉजिटिव है। अब अगर मुख्तलिफ कंपनीज से गोश्त जा रहा है तो उसमें से कुछ कंपनीज, क्योंकि खबर ये भी थी कि कोई एक स्पेसिफिक कंपनी है जिसका नाम एज सच कोई एक्सपोज नहीं हुआ, कि जिसका जो गोश्त यूएई में गया तो वो सब स्टैंडर्ड था, मतलब उस क्वालिटी के वो जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं उस पर पूरा नहीं उतर रहा था, जिसकी वजह से यूएई ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। तो अब अगर कुछ कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगती है और उसके बरक्स टॉम सीएल या इस तरह की कंपनीज को बदस्तूर अथॉरिटीज़ की तरफ से अप्रूवल मिलता है, तो विच मीन्स के जनरल इन जनरल भी बात की जाए तो इस कंपनी की जो सेल्स हैं या जो इनकी एक्सपोर्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी जो गैप है उसको इस तरह फिल करना होता है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है एंड वी होप कि इसका जो असर है वो टॉम सीएल की जो फ्यूचर अर्निंग्स हैं उसके ऊपर नज़र आएगा। अब जो अगली खबर है ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है। अग्रियाटो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक कंपनी है जो कि गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं वो बनाती है। तो इस कंपनी ने, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में लिस्टेड है, इसने ऐलान किया है कि इस कंपनी के जो कस्टमर्स हैं, जो पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं गाड़ियाँ बनाने वाली, वही इसके कस्टमर्स हैं। तो उनकी जो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स हैं उसमें कमी आ रही है। तो उस कमी के बायस इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं या जो पार्ट्स बनाती है उसकी डिमांड कम कम हो रही है। तो इस वजह से इस कंपनी का जो प्लांट है वो अक्टूबर के महीने में पार्शली क्लोज रहेगा। तो ये हमें पता चलता है कि जिस तरह दूसरी कंपनीज हिट हो रही हैं हमारी इस वक्त जो इकोनॉमिक क्रंच है उसकी वजह से, तो उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर तो एक मेजर सेक्टर होता है जिसके ऊपर असर पड़ता है। लेकिन आगे चलकर एक और ख़बर इस हवाले से आपके साथ शेयर की जाएगी जो कि निस्बतन हौसला अफजा खबर होगी। तो यहाँ पर ये आप फर्दर डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि अग्रियाटो स्टैंपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, द होली ऑन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, विल आल्सो ऑब्जर्व पार्शियल शटडाउन। तो ना सिर्फ ये कि जो अग्रियाटो इंडस्ट्रीज़ जो कि लिस्टेड कंपनी है वो बंद रहेगी, बल्कि इसकी एक सब्सिडरी जो है अग्रियाटो स्टैंपिंग कंपनी, वो भी बंद रहेगी फ्रॉम इन अक्टूबर 2023। तो लेट्स होप कि आगे चलकर चीज़ें अगर बेहतर होती हैं तो ये कंपनी दोबारा से अपनी प्रोडक्शन शुरू करे, रिज्यूम करे, क्योंकि ये पार्शल क्लोजर है। तो जब भी इनको नज़र आएगा कि डिमांड दोबारा से पैदा होना शुरू हो गई है तो वो दोबारा से अपने प्लांट्स को रिज्यूम कर देंगे। अब कुछ दीगर मिसलेनियस खबरें हैं उनको भी हम देख लेते हैं, जिसमें पहली खबर ये है कि पाकिस्तान में सोने की जो कीमतें हैं उसमें मुसलसल कमी का रुझान जारी है और एक माह के दौरान तकरीबन 50,000 रुपये फ़ी तोला तक की कमी हो गई है। ये तक 50,000 रुपये तक की कमी का मतलब ये है कि चूँकि 24 कैरेट भी है और बाकी जो 22 कैरेट या 21 कैरेट और इवन उससे कम जो कैरेट का सोना भी है, तो मुख्तलिफ जो उनकी ये नंबर्स हैं उसके हवाले से जो प्राइस कम हुई है वो डिफरेंट है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 50,000 रुपये तक की एक बड़ी कमी फ़ी तोला रिकॉर्ड की गई है। और आलमी मार्केट में भी कुछ ऐसा ही रुझान है। सोने की जो कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में वो 7 जो पिछले महीने उसकी कम तरीन सतह पर आ गई है। अब इस कमी के हवाले से एक और बात आपके साथ ये भी शेयर करना ज़रूरी है कि जो गोल्ड की ट्रेडिंग है उसके हवाले से भी गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि जहाँ एक तरफ वो डॉलर की जो ग्रे मार्केट थी या डॉलर की जो स्टॉकिंग हो रही थी, होर्डिंग हो रही थी, उसको रोका जाए, बल्कि इसके अलावा भी हर तरह की जो स्टॉकिंग हो रही है उसके ऊपर कदगन लगाई जाए या उसके हवाले से स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए। तो ये सारी चीज़ें उससे रेलेवेंट हैं, उससे रिलेटेड हैं। और अब सोने की जो कीमतों में कमी हो रही है, और अगर गोल्ड से लोग, चूँकि इसको एक हेज समझा जाता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, तो अगर गोल्ड से हट रहे हैं तो इसका पॉजिटिव असर मुमकिना तौर पे स्टॉक मार्केट पे ये आ सकता है कि लोग पाकिस्तान अपना जो पैसा इन्वेस्टर होता है उसने अपने पैसे को कहीं न कहीं लगाना होता है, उसने रोटेट करना होता है। जब कभी करेंसी मार्केट नीचे आती है और अब गोल्ड भी नीचे आ गया, तो उनके पास जो अदर ऑब्वियस ऑप्शंस होते हैं उसमें प्रॉपर्टी होता है जो कि एक बड़ा ऑप्शन है, तो स्टॉक मार्केट भी एक ऑप्शन है।
तो अब स्टॉक मार्केट में वी कैन एक्सपेक्ट कि इसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं ख़ासतौर पे उनकी तरफ से मज़ीद इन्फ्लो आ सकता है, और उसका असर ये होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें कुछ बेहतर रैली देखने को मिल सकती है, और अभी देखने को मिल भी रही है पिछले कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से। आगे चल के उसके हवाले से भी बात की जाएगी। अब जो अगली खबर है वो भी पॉजिटिव खबर है। लकी मोटर्स कंपनी जो कि किया की गाड़ियाँ बेचती है, तो उसने मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ हैं किया की, उसकी कीमतों में 5 लाख रुपए तक की कमी का ऐलान कर दिया है। तो किया की मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं जो कि पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त हैं और हमारी सड़कों पे हमें नज़र आती हैं। तो उनमें से मुख्तलिफ किस्म की जो गाड़ियों के जो उनके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं उसकी जो प्राइसेस हैं उसमें मुख्तलिफ लिहाज से कमी की गई है। लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट कम की गई है किसी गाड़ी की, वो है 5 लाख रुपए। तो ये एक अच्छी खबर इस सेंस में है कि डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, तो उसका हमेशा से हमें यही मसला होता है कि जब डॉलर नीचे आ रहा हो तो उसका हमें इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा होता हमारे जो रोज़मर्रा की या फिर दीगर जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं उनकी प्राइसेस पे, और साथ साथ गाड़ियों और इस तरह की जो दीगर चीज़ें उसकी कीमतों में भी। लेकिन यहाँ पर हमें असर नज़र आया है कि एटलीस्ट कुछ हद तक ये भी एक पॉजिटिव है कि गाड़ियों की कीमतों में कमी आ रही है। तो अब अगर लकी मोटर्स ने किया की गाड़ियों में की प्राइस में कमी का ऐलान किया है, तो वी कैन एक्सपेक्ट के डाउन द रोड अब दूसरी जो गाड़ियां हैं टोयोटा की या सुजुकी या होंडा की, तो उनकी प्राइसेस में भी इन कमिंग वीक्स अगर तो डॉलर की जो इस तरह की कीमत में कमी बरकरार रहती है तो उसकी वजह से उसमें भी कमी आ सकती है। तो इसका स्टॉक मार्केट पे भी ये असर पड़ सकता है कि आगे अगर गाड़ियों की सेल्स बढ़ती हैं, कीमतों में कमी आती है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वो भी बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो सकती हैं। अब हमने देखा कि पाक सुजुकी जैसे बार बार अपने प्लांट्स को बंद कर रही होती है, तो अगर उसकी भी सिचुएशन बेहतर होती है, या फिर इंडस मोटर और दीगर दीगर जो लिस्टेड कंपनीज हैं गाड़ियों के हवाले से, और इससे पहले अभी मैंने अग्रे ऑटो के हवाले से बात की थी जो पार्ट्स बनाती है, वो भी अपने प्लांट बंद कर चुकी है। तो ये अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू होती हैं, गाड़ियों की डिमांड बढ़ना शुरू होती है, तो इन सारी कंपनीज़ के जो स्टॉक्स हैं उसके ऊपर मुस्बत असर पड़ सकता है। अब जो अगली खबर है वो नेगेटिव है कि सितंबर 2023 के महीने में पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं उसकी अगर हम अगस्त के मुकाबले में कंपैरेटिवली बात करें तो 7.5% एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं। और पिछले साल यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो पिछले साल सितंबर के मुकाबले में इस साल ये बरामदात 12% कम हुई हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर है उसका काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल किया हुआ है फॉर डिफरेंट रीजंस। एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, उनकी जो उसको उनमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है या मशीनरी चाहिए होती है, उसके हवाले से मुश्किलात हैं क्योंकि एलसीज़ वगैरह खुलने में प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ गैस के हवाले से भी और बिजली के हवाले से भी कंपनीज़ को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। प्लस ये कंपनी हमेशा कोशिश करती हैं कि इनको कोई सब्सिडीज़ मिलें या स्पेशल इनके साथ ट्रीटमेंट हो बीइंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, लेकिन उस हवाले से भी ऐसा इस वक्त कोई स्पेशल इंसेंटिव्स इनके लिए नहीं दिए जा रहे। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिल मिला के नेगेटिव असर डाल रही हैं टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर। अब हम आगे चल के करेंसी के हवाले से बात करते हैं। गुज़श्ता वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा इस सिलसिले में कि डॉलर जो है वो मुसलसल नीचे आ रहा है। तो आज कंसेक्युटिव देखा जाए तो 22वां दिन है कि यूएसडी नीचे आ रहा है पीकेआर के मुकाबले में। तो इस हफ्ते के दौरान देखें तो 3 अक्टूबर को डॉलर 285 पे था, और 6 अक्टूबर को देखें तो ये कम होते-होते 282 पे आ चुका है। तो डेली बेसिस पे आप देखें तो ₹1 या इससे ज़्यादा मुसलसल कमी हो रही है डॉलर की प्राइस में। तो ये पॉजिटिव ट्रेंड है पीकेआर का अगेंस्ट यूएसडी जो कि कंटिन्यूअसली जारी है। अब ये कहाँ तक जाता है, मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन या जो मेरी पर्सनल एक अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक अभी मज़ीद इसमें गुंजाइश मौजूद है जो गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रही है उसकी वजह से भी, कि ये 270 तक भी जा सकता है। कुछ लोग तो कहते हैं 250 तक भी जाएगा, लेकिन एटलीस्ट अगर एक आप न्यूट्रल सोच के साथ, एक मीडियोकर सोच के साथ अंदाज़ा लगाएँ तो 270 के आसपास मेरे ख़्याल में जाकर ये कहीं रुक सकता है। और उसके बाद वेरी करेगा ये, और बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आईएमएफ के हवाले से और डॉलर के इन्फ्लोज़ के हवाले से क्या सिचुएशन बनती है। क्योंकि डॉलर के इन्फ्लोज़ नहीं आते तो फिर ये जितनी भी कदगनों की वजह से या जितने भी इस वक्त जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं होर्डिंग के हवाले से, उसका असर एक हद तक ही पड़ सकता है। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी बेस पे डॉलर को ऊपर आना ही होगा अगर मज़ीद इन्फ्लोज़ नहीं आते या इकानमी में कोई मज़ीद वाज़ेह बेहतरी नहीं आती।
अब यहाँ पर नेगेटिव चीज़ एक आ गई है कि रिजर्व्स मुसलसल डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ये वो चीज़ है जो कि लिंक्ड है। अभी डॉलर तो नीचे आ रहा है और बड़ा रुपया एंजॉय कर रहा है, लेकिन अगर हमारे रिजर्व्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती तो उसकी वजह से मज़ीद मसाइल जन्म ले सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं वीकली बेसिस पे, चूँकि हमारे स्टेट बैंक की तरफ से रिजर्व्स के हवाले से डेटा शेयर किया जाता है, और ये जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बिलियंस हैं इन यूएसडी, और ये कुल मिला के हैं प्राइवेट जो बैंक्स के पास टोटल रिजर्व्स हैं प्लस जो स्टेट बैंक ओन्ड है। तो कुल मिला के आप देखें तो 28 सितंबर का जो लेटेस्ट डेटा है उसमें 13.03। तो पिछले 3 वीक्स का यानी 15 सितंबर, 22 सितंबर और फिर 28 सितंबर, ये जो 3 है आप में देख रहे हैं कि मुसलसल एक डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। 13.19 से कम होकर 13.16 और अब मजीद सिग्निफिकेंट फॉल हमें नज़र आ रहा है 13.03। ज़ाहिर है पेमेंट्स भी कुछ करनी होती हैं, जो हमारा प्रिंसिपल है या उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, जितने भी कर्जे लिए हुए हैं उसकी पेमेंट्स होती हैं, प्लस जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बीच में जो गैप होता है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स नॉर्मली ज़्यादा होती हैं एक्सपोर्ट के मुकाबले में, तो वो भी एक फ़र्क पड़ता है, प्लस रेमिटेंस भी कभी ज़्यादा आते हैं कभी कम आते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। तो देखा जाए तो ये एक थोड़ा सा परेशान कुन बात है कि अगर रिज़र्व्स हमारे ऐसे ही कम होना शुरू हो जाते हैं तो फिर डॉलर की कीमत को मज़ीद कम करना या इसको स्टेबलाइज़ करना आसान नहीं होगा। अब एक और मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट खबर जिसको मैं पॉजिटिव कहूँगा पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, वो ब्रेंट क्रूड ऑयल के हवाले से है। क्रूड ऑयल के बारे में मैंने पिछले हफ्ते बात की थी कि ये 100 को टच करने वाला है, और आपने देखा कि 98 तक गया था, लेकिन उसके बाद एक मुसलसल डिक्लाइन इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस में हमें नज़र आ रहा है, और इस वक्त ये 84 के हिस्से पे आ चुका है, 84.81 पे आ चुका है पर बैरल डॉलर प्राइस में। तो ये एक मुस्बत चीज़ है पाकिस्तान के लिए, और अभी मैं ख़बर पढ़ रहा था कि मुमकिन तौर पे जो अगली दफ़ा यानी इस 15 को अ, जो अनाउंसमेंट होती है, चूँकि हर 15 दिन के बाद पाकिस्तान में जो ऑयल प्राइसेज़ हैं, तो उसमें एक अच्छी खासी कमी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, बिकॉज़ इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो सिग्निफिकेंटली नीचे आ चुकी है, प्लस हमारा रुपया भी मजबूत हो रहा है और डॉलर नीचे आ रहा है। तो दोनों साइडों से पॉजिटिव चीज़ है, दोनों साइडों से गवर्नमेंट के मज़े हैं, तो अब उसका जो बेनिफिट है वो आवाम को पास करने के लिए इनके पास काफ़ी कुशन मौजूद होगा, और मुमकिन तौर पे ऑयल की कीमत में कमी आ सकती है। अब ऑयल की कीमत में अगर कमी आती है तो उसका असर यानी कि तेल की कीमत पाकिस्तान के अंदर अगर कम होती है तो उसका असर सारी की सारी इकॉनमी के ऊपर पड़ता है, जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं वो उससे फ़ायदा उठाती हैं, और कंसिक्वेंटली उसका स्टॉक मार्केट पे भी एक मुस्बत असर हमें देखने को मिलेगा। अब कुछ खबरें ये भी हैं, आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था किसी इंटरनेशनल इदारे की, कि 2027 तक उनकी ये फोरकास्ट है कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है इंटरनेशनल मार्केट में वो $60 तक भी गिर सकता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान चूँकि ऑयल को तो इम्पोर्ट ही करता है, तो एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकानमी के अंदर जहाँ पर ऑयल सारा इम्पोर्ट हो रहा है, वहाँ पर ऑयल की प्राइसेस का गिरना हमारे लिए एक नेक शगुन होगा। अब हम ज़रा स्टॉक मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते में स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही। इस हफ्ते की परफॉर्मेंस से पहले अगर आज की परफॉर्मेंस देखें तो आज चूँकि जुमे के दिन 2 सेशंस होते हैं, तो 41 पॉइंट्स ऐड हुए हैं सेकंड सेशन के अंदर। लेकिन कुल मिला के आज की कैंडल जब हम देखेंगे तो वो नेगेटिव रही, क्योंकि उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग के हवाले से देखा जाए तो पॉइंट्स बहरहाल लूज़ हुए। अब अगर आप 1 महीने का आप देखें, इस पूरे महीने में, तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बड़ी अच्छी रैली चल रही है, और इंडेक्स जो है वो इस वक्त 47,493 पे है। इससे पहले 45 और 46 के बीच में काफ़ी अर्सा इसकी कंसोलिडेशन जारी रही, और वहाँ पर हम सब ये देख रहे थे कि अगर ये 46 को जो सपोर्ट है उसको बरकरार रखता है तो ये पॉजिटिव होगा, और 45 की रेजिस्टेंस अगर नहीं टूटती तो हमें देखने को मिला कि बजाय कमी के एक मुस्बत हमें रुझान देखने को मिला, और अब 47,000 से ऊपर और 47,493 पे इंडेक्स के 100 इंडेक्स पहुँच चुका है। और इसमें ओवरऑल हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ सेक्टर्स चलना शुरू हो गए हैं। सीमेंट सेक्टर भी चला, इसके अलावा हमने पहले देखा था कि केमिकल सेक्टर भी चला था, ऑयल एंड गैस भी चला था, बैंकिंग सेक्टर ख़ास तौर पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जो दीगर सेक्टर्स हैं उसमें भी जो हैवी वेट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो तकरीबन हर सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर अगर हम कैंडल स्टिक्स देखें तो ये 2 अक्टूबर से लेके आज तक की यानी 6 अक्टूबर तक, इस पूरे वीक में आपको पिछले 4 दिनों में आपको नज़र आ रहा होगा कि सारी की सारी जो कैंडल्स हैं वो पॉजिटिव रही हैं। हर दिन हमें एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिला, और वॉल्यूम्स अगर देखें तो वो भी गुज़श्ता हफ्तों के मुकाबले में काफ़ी हद तक बेहतर ही हमें नज़र आए। इवन आज फ्राइडे का अगर आप देखें तो ये कल के मुकाबले में तो आपको कम नज़र आ रहा होगा वॉल्यूम, लेकिन पिछले हफ्ते यानी कि लास्ट वीक जो फ्राइडे था
उसके मुकाबले में बहरहाल आज वॉल्यूम ज़्यादा था। और आज की जो कैंडल है वो नेगेटिव है, इसलिए कि आज सेकंड जो सेशन था, पहले सेशन में तो पॉजिटिव था, लेकिन सेकंड सेशन में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग भी हुई। तो नॉर्मल सा एक सिनेरियो था कि अब चूँकि काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं उनके इंडिविजुअली भी अगर देखें तो उनका जो आरएसआई था वो काफ़ी ऊपर था, और अभी हम ओवरऑल भी देखें तो आरएसआई 67 पे है। तो काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है कि अब ओवरबॉट हो चुका है, तो इसके ऊपर अब सेलिंग बनती है। तो चूँकि स्टॉक मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टर ही नहीं होते, मोस्टली जो वॉल्यूम बनाते हैं वो ट्रेडर्स बना रहे होते हैं। तो ट्रेडिंग जो लोग कर रहे होते हैं वो एक ख़ास लेवल के ऊपर जाके प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करते हैं। तो जब प्रॉफिट टेकिंग होती है तो सेलिंग होती है, और सेलिंग होती है तो प्राइस ने नीचे आना ही होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मैं इसको पॉजिटिव कहूँगा कि हर दिन आप देखें कि गुज़श्ता दिन के मुकाबले में पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा ऐड ही होते रहे हैं, और कैंडल्स भी इनकी जो बॉडी आप देखें तो वो काफ़ी बड़ी है, और विक्स के लिहाज से भी देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि एज सच कोई इतना ज़्यादा सेलर्स हावी नहीं हुए, बल्कि बाइंग ही ज़्यादा कंटिन्यूसली जारी रही है। आज के दिन अलबत्ता सेलिंग हुई है, और उसकी वजह से ये हमें एक कैंडल जो नज़र आ रही है वो एक डॉजी कैंडल नज़र आ रही है, जिसका मतलब है कि आज एक इनडिसाइसिव से मूड में थी मार्केट। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैं इसको वीकली बेसिस पे एक पॉजिटिव सेशन कहूँगा। एक अच्छा वीक गुजरा स्टॉक मार्केट के लिए, और इंडेक्स ने भी परफॉर्म किया और इंडिविजुअल शेयर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, और वो शेयर्स भी चले जो काफ़ी अरसे से काफ़ी मुंजमद हुए हुए थे। एक एग्जांपल है आईएसएल की, इंटरनेशनल स्टील्स, जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर की एक मशहूर कंपनी है। तो बड़े अरसे से ये शेयर कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा था, लेकिन कल भी हमने देखा, आज भी देखा कि अब ये भी बहुत बेहतर चला। इसके अलावा भी आपको बैंकिंग सेक्टर भी, पावर सेक्टर भी, और सीमेंट सेक्टर जो ख़ास तौर पे बात करूँगा, जो कि कुछ अरसे से नहीं चल रहा था, वो भी चलना शुरू हो गया। सीमेंट सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर जब चलता है तो इसका मतलब ये होता है कि मुल्क के अंदर इकानमी का जो पहिया है वो चलेगा, क्योंकि जो सीमेंट है, स्टील है, और इससे रिलेटेड जो दीगर सेगमेंट्स होते हैं, ग्लास हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्री में यूज़ हो रही होती हैं। तो पॉजिटिव चीज़ है ये कि ये सारे सेक्टर्स चल रहे हैं। तो आगे इन्होंने चलना कैसे है, अब ये डिपेंड करेगा कि अगले हफ्ते या आने वाले दिनों में डॉलर की क्या सिचुएशन रहती है, और ऑयल की प्राइसेस अगर नीचे मज़ीद आती हैं तो दैट विल बी अनदर पॉजिटिव थिंग। प्लस आईएमएफ के हवाले से अब देखना ही होगा कि आगे गवर्नमेंट किस तरह सारी चीज़ों को लेके चलती है। अभी तक तो मुस्बत खबर ये है कि गवर्नमेंट ने ये इशारा दिया है कि वो आईएमएफ के हवाले से जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी कि जो भी आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स हैं या जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके हवाले से जितने भी ज़रूरी स्टेप्स हैं उनको उठाया जाए। तो ये एक मुस्बत चीज़ है। और रिज़र्व्स के हवाले से पहले भी मैंने बात की कि वो जो डिप्लीट हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव चीज़ है। उसके ऊपर आगे देखना होगा कि अब रिज़र्व्स किस तरह बिल्डअप होते हैं और क्या ये डिक्लाइन रहता है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल एंड के ऊपर चूँकि आगे एक सियासी जमात के जो एक सरबराह हैं वो भी वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, तो अब उन वो आते भी हैं या नहीं, या सिर्फ ये खबरों की हद तक रहता है। और अगर आते हैं तो उसके बाद पॉलिटिकल जो हमारी सिनेरियो है, लैंडस्केप है, उसके वो किस तरफ उसका जो ऊँट है वो किस रुख करवट बदलता है, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, इलेक्शन की जो अनाउंसमेंट हुई थी उस पर कितना अमल होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, हमारी इकानमी ऐसी है और हमारी जो स्टॉक मार्केट ऐसी, हज़ारों ऐसी चीज़ें जिसके बीच में लटक रही होती है। कोई एक भी साइड अगर ख़राब हो जाती है, कोई एक भी नेगेटिव खबर आती है तो उसका बड़ा असर ले लेती है। और मुस्बत चीज़ें अगर कंटिन्यूअसली सारी होती हैं तो उसका असर उतना नहीं लेती जितना नेगेटिव चीज़ का लेती है। तो बहरहाल वोलेटाइल इकानमी, वोलेटाइल स्टॉक मार्केट में ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो और इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये यूज़फुल होगी, और स्टॉक मार्केट के हवाले से आपको अवेयर रखने में जो ये कोशिश बाखबर इन्वेस्टर, कामयाब इन्वेस्टर के इस सेगमेंट में हो रही है, ये आपको फ़ायदा दे रही है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।